तो पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज और ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। मेथड्स हमने देखे क्या क्या हो सकते हैं टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। हमने उसमें पिरामिड भी देखा, एज सेक्स पिरामिड। आज हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स हैं, ये बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, उन्हीं को कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या हुआ? विच प्रिवेंट्स कंसेप्शन और प्रेगनेंसी, उसी को हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। तो लिख लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच प्रिवेंट्स कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। कंसेप्शन का मतलब ये होता है प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच प्रिवेंट्स कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। अब कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, मगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पहले समझ लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे हम क्या होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो हो विच इज इजी टू यूज। सबसे पहली बात, आसान हो इस्तेमाल करने में। दैट कैन बी यूज्ड इन आइसोलेशन, अलग से आदमी आइसोलेशन में उसे यूज कर सके। यूजर फ्रेंडली हो, आप कह सकते हो। दे कुड बी यूजर फ्रेंडली, उन्हें यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है। दूसरी बात, दे शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। ये तो बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो फुली इफेक्टिव हो, वो प्रेगनेंसी को पूरी तरह से रोके। ठीक है। तीसरा कि ये जो है रिप्लेस करे जा सके, रिवर्सिबल हो। दैट मीन्स आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिवर्सिबल। व्हेनेवर द फीमेल वांट्स टू कंसीव, वो इस मेथड को हटा सके, रिवर्स कर सके। ऐसा ना हो कि एक बार मेथड को यूज किया तो दोबारा कभी प्रेग्नेंट ना हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो क्या है? वो होना चाहिए दे शुड बी फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। इसका मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली, दे शुड बी यूज्ड इन आइसोलेशन, इजी टू यूज, उसी को हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। दूसरा, कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट कंसेप्शन। कंसेप्शन के लिए या प्रेगनेंसी के लिए कंप्लीटली इफेक्टिव हो। तीसरी बात, दे शुड बी रिवर्सिबल। दे शुड बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल भी हो। whenever the female wants to conceive, this method can be reversed। और चौथा होना चाहिए फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी बहुत कम हो, क्योंकि साइड इफेक्ट जनरली होते हैं जो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके, पर वो बहुत कम हो, निग्लेजिबल जो है उसके साइड इफेक्ट्स हो, तभी वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या लिखे? 4 लिखे हमने। यूजर फ्रेंडली, कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट कंसेप्शन, प्रेगनेंसी को रोक सके पूरी तरह से। दे शुड बी रिवर्सिबल, वो रिवर्स किए जा सके। एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट से वो फ्री हो। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, तो सबसे पहला जो मेथड है नेचुरल मेथड, वो साइड इफेक्ट से फ्री होता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो कई सारे हमें मेथड्स पढ़ने, यहाँ 2 मेथड्स मैंने लिख रखे हैं, पहले उन्हें पढ़ेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन का या चाइल्ड बर्थ को रोकने का, वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं होती, वो क्योंकि वो नेचुरल मेथड्स हैं एंड दे आर फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। इसमें सबसे पहला है सेफ पीरियड या रिदम मेथड। सेफ पीरियड का मतलब क्या हुआ? देखिए, ओव्यूलेशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है 28-29 डेज की चल रही है, तो अराउंड 14 डे पे मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन होता है। जब ओव्यूलेशन होता है तब फीमेल फर्टाइल है। दैट मीन्स उस टाइम फर्टिलाइजेशन हो सकता है 1 दिन तक, मैक्सिमम 2 दिन तक।
तो उस समय तक ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उसके पहले और उसके बाद में नहीं होता। इसका मतलब अगर ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन का जो एक्ट है वो परफॉर्म किया जाए तो देयर आर नो चांसेस ऑफ कंसेप्शन, कोई भी चांस कंसेप्शन का नहीं होता। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद के जो पीरियड होते हैं वो सेफ पीरियड होता है, सेफ पीरियड फॉर कॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन एक्ट। मगर एग्जैक्ट डे तो ओव्यूलेशन का पता नहीं लगता, एग्जैक्ट डे क्या होगा। इसीलिए क्या होता है, ये एडवाइजेबल होता है टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम 10 to 17 डे। अगर 10वें से 7वें दिन तक सेक्स को अवॉइड किया जाए तो 10th डे के पहले और 17 डे के बाद के पीरियड सेफ होते हैं। और ये रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके केस में हम बात कर रहे हैं जो 28-29 डेज की होती है, 10 to 17 days they are safe period, they are safe period, that is safe period for sex because in this period the conception or pregnancy does not takes place। तो आप समझ गए होंगे कि सेफ पीरियड का क्या मतलब है कि 10 से 17वें दिन तक। तो जरा इस बात को लिख लीजिए कि ओव्यूलेशन अकर्स in the mid of menstrual cycle, ovulation occurs in the mid of menstrual cycle, that is around 14th day, that is around 14th day। Fertilization can occur only when ovulation has taken place, only when ovulation has occurred, only when ovulation has occurred। It is around 1 day after ovulation, it is around 1 day after ovulation। Full stop। But it is advisable to avoid sex from 10 to 17 day of a menstrual cycle, but it is advisable to avoid sex from 10 to 17 day of menstrual cycle। Other days are safe for sex, other days are safe for sex। तो बात आप समझ गए, 10 से 17 दिन अवॉइड करना है और वो अगर अवॉइड करता है पर्सन तो उस केस में प्रेगनेंसी नहीं होती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिसेंटली ये आया भी हुआ है AIPMT में, जब वो AIPMT था अब तो नीट है, उसने पूछा था कि जो सेफ पीरियड है वो क्या होता है, 10 to 17 डे को छोड़कर बाकी सब सेफ पीरियड होता है। उसमें ये पूछा था कि कौन कौन से दिन जो अवॉइड करना है सेक्स को, तो वो 10 to 17 डे होता है और किसी जगह पे चांसेस नहीं होते फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट, विड्रॉयल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, पेनिस इज विड्रॉन जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन अकर्स। अगर इजैकुलेशन होगा ही नहीं तो स्पर्मेटोजोन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचेंगे ही नहीं और फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा। तो जरा इस बात को भी लिख लीजिए, विड्रॉयल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस मेथड। पेनिस इज विड्रॉन जस्ट बिफोर इजैकुलेशन अकर्स, पेनिस इज विड्रॉन जस्ट बिफोर इजैकुलेशन अकर्स, इजैकुलेशन अकर्स। मगर ध्यान रखिए इस मेथड के बहुत हाई फेलर रेट्स हैं। फेलर रेट्स हाई क्यों है, क्योंकि इजैकुलेशन कभी कभार हो जाता है या फिर प्री इजैकुलेटरी एमिशन ऑफ स्पर्म्स की वजह से। कभी कभार जो एग्जैक्ट एमिशन होता है स्पर्म्स का, इजैकुलेशन होता है, उसके पहले ही कुछ स्पर्मेटोजोन आगे पहुंचकर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं। वो पेनिस के डक्ट या यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए जो फ्लूइड होता है इसमें फ्लो करते हुए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ स्पर्मेटोजोन पहले ही रीच कर जाते हैं बिफोर द एग्जैक्ट इजैकुलेशन अकर्स। उसे कहते हैं प्री एजिकुलेटरी एमिशन ऑफ स्पर्म्स। उसकी वजह से इस मेथड के हाई फेलर रेट्स हैं, तो उसे भी लिख लीजिए। दिस मेथड हैज हाई फेलर रेट्स ड्यू टू प्री एजिकुलेटरी एमिशन ऑफ स्पर्म्स। This method has high failure rates due to pre-ejaculatory emission of sperms। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है लैक्टेशन एमिनोरिये। लैक्टेशन एमिनोरिये, लैक्टेशन आप जानते हो, when the
mother feeds the young ones with the milk from mammary gland, that is known as lactation. Lactation amenorrhea, amenorrhea का मतलब है no menstruation. अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है. ओव्यूलेशन होने का मतलब क्या? ओवम का रिलीज होना. ओवम रिलीज होगा, एम्पुला में आएगा, तभी स्पर्मेटोजोन का चांसेस है कि उसे फर्टिलाइज करेगा, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है फर्टिलाइजेशन का. तो लैक्टेशन एमिनोरिया का पूरा मतलब क्या हुआ? When the mother is feeding the young ones, then menstrual cycle is inhibited at that time. जब इंटेंस लैक्टेशन का फेज होता है तो उस समय एमिनोरिया होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट रनिंग. बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट रनिंग, देन दिस पीरियड इज सेफ फॉर सेक्स. तो ये भी एक नेचुरल मेथड है. इस समय कोई भी चांसेस फर्टिलाइजेशन के नहीं होते, मगर ये मेथड वैलिड है, एप्लीकेबल है ओनली अप टू 6 मंथ. 6 महीने तक, बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक ही ये मेथड एप्लीकेबल है. उसके बाद चांसेस हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाए और इसलिए फर्टिलाइजेशन हो जाए. ठीक है, तो इसमें जरा लिखे लैक्टेशन एंड एमिनोरिया में, ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन menstrual cycle ceases. Menstrual cycle ceases. This is known as lactation amenorrhea. Lactation amenorrhea. So this period is safe for sex. So this period is safe for sex as there is no ovulation. As there is no ovulation. Full stop. This method is applicable only up to 6 months. This method is applicable only up to 6 months. अब जरा देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लैक्टेशन के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज क्यों कर जाती है. आपको बताया था कि मिल्क सीक्रेशन वो स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन जो होता है उसका लेवल आप जानते हो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से बढ़ना चालू होता है. And at the time of parturition it becomes 10 to 20 times. 10 से 20 गुना ज्यादा प्रोलैक्टिन लेवल होता है मदर में एट द टाइम ऑफ बर्थ. नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के कंपैरिजन में कितना? 10 से 20 गुना, जो कि बहुत ज्यादा है. जो प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई होता है, तो ये हाई प्रोलैक्टिन लेवल दिस इनहिबिट्स गोनेडोट्रोपिन्स. ये गोनेडोट्रोपिन्स को इनहिबिट कर देता है. गोनेडोट्रोपिन का मतलब FSH एंड LH. जब प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई होता है, कब हाई होता है? जब मदर लैक्टेशन करा रही होती है, उस समय बड़ा हाई है. और हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स गोनेडोट्रोपिन सीक्रेशन, मींस FSH एंड LH. बिना FSH और LH के मेंस्ट्रुअल साइकिल चल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर FSH नहीं आएगा तो फॉलिकल्स में चेंजेस नहीं होंगे, और फॉलिकल के चेंजेस की वजह से ही एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं. बिना फॉलिकल के चेंजेस के एंडोमेट्रियम में चेंजेस हो ही नहीं सकते. और एक और बात, आप जानते हो कि LH सर्ज जब तक नहीं आएगा, LH का सीक्रेशन बहुत बढ़ेगा नहीं, तब तक ओव्यूलेशन का कोई चांस नहीं है. इसीलिए यहाँ पर ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है 6 महीने तक बर्थ के बाद, ना ही ओव्यूलेशन का कोई चांस होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल मेथड्स. लेट्स डिस्कस सेकंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज बैरियर मेथड्स. बैरियर मेथड्स, एज द नेम इंडिकेट्स, ये बैरियर है स्पर्म और ओवा के बीच में. सो दे प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा. ये स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देते, यही बैरियर मेथड का काम होता है. तो इसमें लिख लीजिए बैरियर मेथड्स. दे प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा. They prevent the meeting of sperm and ova. They prevent the meeting of sperm and ova. Sperm and ova. तो पहला मेथड जो बैरियर मेथड है, that is condom, which is used in male. It is a tubular latex sheath which is rolled over penis. ये tubular latex sheath है जो मेल कॉपरेटरी ऑर्गन के ऊपर रोल कर दी जाती है, जिससे स्पर्मेटोजोन इसी के अंदर रह जाते हैं and they are unable to reach the female genital tract. यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरे कॉपरेटरी ऑर्गन को जो है कवर कर रहा है,
दैट्स व्हाई दिस आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। ये केवल कंसेप्शन से ही नहीं बचा रहा है बल्कि एसटीडीज जो है उससे भी प्रिवेंट कर रहा है ये मेथड। नेक्स्ट है फेमशील्ड विच इज यूज्ड इन फीमेल। देखिए केवल यही मेल में यूज होता है, बाकी सब किस में होते हैं, फीमेल में। ये चारों मेथड फीमेल्स के लिए हैं। फेमशील्ड की अगर हम बात करें तो दिस डिवाइस इज पॉलीयूरिथेन पाउच विद रिंग एट आइदर एंड्स। ये पॉलीयूरिथेन पाउच का बना हुआ है जिसमें दोनों तरफ रिंग होती है। ये आउटर जो रिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा लार्ज होती है और इनर रिंग वो स्मॉलर होती है एंड दैट इज प्रेजेंट एट द क्लोज एंड। दिस डिवाइस कवर्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एज वेल एज वेजाइना। क्योंकि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बाहर की तरफ और वेजाइना को दोनों को कवर करता है, इसीलिए ये भी एसटीडी से प्रिवेंट करेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडीज। एसटीडीज से ये भी बचाएगा। देखिए ये मेल्स में एसटीडीज से बचाता है, फेमशील्ड फीमेल में एसटीडीज से बचाता है। इसके बाद डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल कैप्स, ये मेथड फीमेल में यूज होते हैं पर ये एसटीडीज से प्रोटेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये तीनों मेथड दे ओनली प्रिवेंट कंसेप्शन बट नॉट एसटीडीज। ये बैरियर मेथड्स हैं पर एसटीडीज के लिए अगर प्रोटेक्शन भी चाहिए तो फीमेल में ये मेथड यूज किया जाता है फेमशील्ड, और मेल में कॉन्डोम ये यूज किया जाता है। ये एसटीडीज से भी प्रिवेंट करता है और ये फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बैरियर मेथड है दैट इज डायफ्राम। अगर आप डायफ्राम को देखिए, इट इज अ ट्यूबुलर रबर शीथ विद अ फ्लेक्सिबल मेटल और स्प्रिंग रिंग एंड इट इज फिटेड इन वेजाइना। ये रबर या स्प्रिंग है और रबर की शीथ है, मेटल या स्प्रिंग की इसमें बाउंड्री बनी हुई है, रिंग बनी हुई है और ये वेजाइना में फिट किया जाता है और ये ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ वेजाइना को, जिससे स्पर्मेटोजोआ अंदर नहीं जा पाते सर्विक्स में या आगे यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप। ये एक तरह का रबर निपल होता है और ये फिट किया जाता है ओवर द सर्विक्स एंड इट इज डिजाइन टू रिमेन देयर बाय सक्शन। इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि वैक्यूम क्रिएट करके वहां एकदम रुक जाता है, वहीं चिपक जाता है, वहां से हटता नहीं है और बैरियर का काम करता है फॉर द मीटिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। नेक्स्ट है वॉल कैप। ये हेमिस्फेरिकल डोम लाइक रबर और प्लास्टिक कैप है विद अ थिक रिम फिटेड ओवर वेजाइनल वॉल ओवर सर्विक्स। ये वेजाइनल वॉल के ऊपर, सर्विक्स के ऊपर ये फिट होता है बट इट इज नॉट डिजाइन टू रिमेन देयर बाय सक्शन। So what is the difference between diaphragm, cervical cap and wall cap? Diaphragm is fitted in vagina. These two are fitted in cervix. This is cervical cap. It is designed to remain there by suction. And wall caps, they are not designed to remain there by suction. तो ये differences हो गए इनके बीच में और ये सारे हो गए barrier methods. ठीक है, अब हम बात करते हैं chemical contraceptives की। chemical contraceptives तो तीसरे का तरह का जो कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट इज केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये कंटेन करते हैं स्पर्मेसाइडल केमिकल्स। दे कंटेन स्पर्मेसाइडल केमिकल्स। इनमें वो केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, मार देते हैं और इसीलिए इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। एंड दीज केमिकल्स आर अप्लाइड प्रायर टू सेक्स इन फीमेल जेनिटेलिया। ये सेक्स के पहले फीमेल जेनिटेलिया में अप्लाई किया जाता है जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो केमिकल्स हैं जो इजैकुलेट होता है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो दे ऑल्सो एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब इजैकुलेट, ये इजैकुलेट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और स्पर्म को किल भी कर देते हैं। जब स्पर्म किल हो जाता है तो कंसेप्शन का कोई चांस नहीं होता। ये क्यों स्पर्म को किल कर पाते हैं, क्या इनके अंदर होता है? तो अगर हम बात करें तो केमिकल contraceptives contain lactic acid, citric acid, zinc sulfate, potassium permanganate, एक्सेट्रा। देखिए ये इन केमिकल्स में लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसी चीजें होती हैं जिनका स्पर्मेटाइडल इफेक्ट होता है। दे कैन किल दी स्पर्म्स, ये स्पर्म को किल कर सकती हैं। और आप कह सकते हो कि ये किस किस फॉर्म में मिलती है मार्केट में, तो दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, ये क्रीम के फॉर्म में मिलती है। एग्जाम्पल अंडर द नेम डेल्फिन क्रीम, पेस्ट एग्जाम्पल वोल्पार पेस्ट और फोम टैबलेट के फॉर्म में भी होती है। एग्जाम्पल क्लोरोमिन टी या कॉन्टैब टी। तो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे कि क्रीम के फॉर्म में डेल्फिन, पेस्ट के फॉर्म में वोल्पार पेस्ट, फोम टैबलेट्स के फॉर्म में क्लोरोमिन टी या कॉन्टैब टी। इन सब फॉर्म्स में ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है मार्केट में अवेलेबल होता है और इसका यूज किया जा सकता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है स्पंज, ये टुडे के नाम से भी आता है, इसे टुडे भी कहते हैं। और ये एक तरह से फोम जो है टैबलेट है जो फोम क्रिएट करती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। दिस कंटेन्स, ये जो है इट कंटेन्स nonazanol 9 एज स्पर्मेसाइड। तो स्पंज जो है उसमें नोनाजाइनॉल 9 केमिकल होता है जो स्पर्मेसाइडल केमिकल होता है, क्योंकि ये स्पर्म को किल करता है बाय डिस्टरप्टिंग देयर मेम्ब्रेन। इट किल्स स्पर्म बाय डिसरप्टिंग their membrane। स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके, डिस्ट्रॉय करके ये स्पर्म्स को किल कर देता है। तो ये बात हुई केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब पढ़ते हैं फोर्थ मेथड। जो फोर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या सिंपली IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। एज द नेम इंडिकेट्स, ये इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ये यूट्रस में इम्प्लांट की जाती हैं फॉर अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए ये खुद से इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, डॉक्टर्स या ट्रेन नर्सेज ही इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। IUCDs की अगर हम बात करें तो दीज डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये प्लास्टिक या मेटल के बनते हैं या दोनों के कॉम्बिनेशन के, और इम्प्लांट होते हैं यूट्रस में। IUCDs 3 तरीके के हैं, इनर्ट्स या नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। ये इनके एग्जांपल्स भी हैं। इनर्ट का एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, दिस इज लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग का कॉपर टी 380A एक्सेट्रा। और हार्मोन रिलीजिंग का LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। LNG-20 का फुल फॉर्म होता है लेवनॉर गैस्ट्रल 20। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। इनर्ट्स या नॉन मेडिकेटेड जो IUCDs होते हैं,
जिसका एग्जांपल लिप्स लूप है, ये पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन इम्प्रेग्नेटेड विद बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील। तो पॉलीइथाइलिन में इम्प्रेग्नेट कर दिया जाता है या तो बेरियम सल्फेट या स्टेनलेस स्टील, तब ये डिवाइसेस बनती हैं। जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है इनर्ट आईओसीडीज का वो नोन नहीं है, पर जो प्रोबेबल मैकेनिज्म है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्म एसेंट, ये किसी तरह से स्पर्म एसेंट को इम्पेयर कर देते हैं। स्पर्म आगे एसेंट नहीं कर पाता, जब वो एसेंट नहीं कर पाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन जंक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएगा और इस तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। प्लस दे कॉजेस क्विक ट्यूबल मोटालिटी। ट्यूब का मतलब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की बात है। फैलोपियन ट्यूब मोटाइल होती है, वो मोटाइल होती है इसीलिए जाइगोट को वो आगे शिफ्ट करती है, मॉडुला को आगे शिफ्ट करती है और वो वहां फैलोपियन ट्यूब से आता है यूट्रस में और इम्प्लांट होता है। ये उस फैलोपियन ट्यूब की मोटालिटी को बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है वो बहुत पहले ही पहुंच जाता है एंडोमेट्रियम में। आपको पता है कि इम्प्लांटेशन 7th डे पे होता है। इसने इतनी ज्यादा मोटालिटी बढ़ा दी कि 7 डे के पहले ही फर्टिलाइज प्रोडक्ट वो एंडोमेट्रियम में पहुंच जाता है बिफोर द एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है कि वो इस प्रोडक्ट को इम्प्लांट कर सके, तभी पहुंच गया। जब तभी पहुंच गया तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा और वो फर्टिलाइज प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा और इस तरह से विदाउट इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। तो वही लिखा है हमने, इट कॉजेज क्विक ट्यूबल मोटालिटी रिजल्टिंग इन प्रीमैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज एग बिफोर एंडोमेट्रियम इज रेडी टू रिसीव इट। एंडोमेट्रियम के रेडी होने से पहले ही वो आ जाता है, इसलिए इम्प्लांटेशन अचीव नहीं होता। प्लस ये हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस करता है एंडोमेट्रियम में और इन चेंजेस का गैमेटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। गैमेटोटॉक्सिक मतलब ये स्पर्म को किल करने का इफेक्ट इसके अंदर आ जाता है। गैमेटोटॉक्सिक उसके लिए जहर की तरह काम करती है और स्पर्म वो मर जाता है। तो ये 3 प्रोबेबल मैकेनिज्म हैं किसके लिए, इनर्ट्स या नॉन मेडिकेटेड आईओसीडीज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग। नाम ही बता रहा है कि कॉपर रिलीज करते हैं। एक्चुअली ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे ये टीज के फॉर्म में होते हैं, इस तरह से टी के फॉर्म में हो सकते हैं, ये बोस के फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरह से बो के फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकते हैं और ये रिलीज करते हैं कॉपर। इसीलिए इनको कॉपर टी कहते हैं क्योंकि शुरू में टी के फॉर्म में ही बना था तो कॉपर टी नाम दे दिया गया। बाद में बोस के फॉर्म में और दूसरे फॉर्म्स में भी बनाया जाता है टू इंक्रीज द कॉपर रिलीजिंग सरफेस एरिया। जैसे हमने ये बो के फॉर्म में बना दिया तो कॉपर रिलीजिंग एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। ये कॉपर रिलीज करते हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 50 माइक्रोग्राम पर डे। लगभग रोज 50 माइक्रोग्राम कॉपर का रिलीज करते हैं। और ये कॉपर करता क्या है, ये लोकल इफेक्ट कॉज करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस। ये सिग्नल्स हैं इम्यून सिस्टम के जो यहाँ आते हैं और वो स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, मेन चीज ये ब्लू से लिखी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी कॉपर रिलीजिंग आईओसीडीज के बारे में बात हो कि क्या करते हैं तो एग्जैक्टली वो ये करते हैं। इनका तो पता नहीं है, इनर्ट्स का तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या करते हैं, पर इनका ये काम है मेन, दे सप्रेस स्पर्म मोटालिटी। तो उसको रेड डालिएगा, कॉपर रिलीजिंग दे सप्रेस स्पर्म मोटालिटी एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। ये स्पर्म की मोटालिटी को सप्रेस कर देते हैं, वो मोटाइल नहीं रह जाता। प्लस साथ ही साथ उसकी जो एबिलिटी होती है ओवम को फर्टिलाइज करने की वो भी खत्म कर देते हैं। इसीलिए स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। पहली बात कि जब मोटालिटी कम हो जाएगी तो ये पहुंचेगा ही नहीं ओवम तक, और अगर पहुंच भी गया तो इसकी एबिलिटी ही नहीं है फर्टिलाइज करने की। पर पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और किसी तरह से कोई पहुंच भी गया तो एबिलिटी नहीं होगी फर्टिलाइज करने की, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इस तरह से ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करेगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये डिवाइसेस 3 से 5 साल में रिप्लेस कर दी जाती है जनरली। जो आइडियल गैप होता है बच्चे में वो 3 से 5 साल का होता है। एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा वो कम से कम 3 साल या 5 साल के बाद आए तो बेटर होता है। ऐसे केस में बेस्ट मेथड होती है 2 चाइल्ड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रखने के लिए। मगर सरफेस एरिया अगर बढ़ा दें हम
तो और ज्यादा सालों तक इफेक्टिव हो सकता है, जैसे कि कॉपर T380A, it has a replacement year of 7 to 10 year, या it has a replacement period of 7 to 10 years, 7 से 10 साल का रिप्लेसमेंट पीरियड होता है इसमें। ये क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, क्या हो जाता है इसमें? होता क्या है कि ज्यादातर जो डिवाइसेस है वो 3 से 5 साल में रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि कॉपर रिलीजिंग जो है वो सरफेस एरिया कवर हो जाता है कैल्शियम से, उस पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कॉपर रिलीज हो स्कैंटी हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तब ये डिवाइस इनइफेक्टिव हो जाता है और इसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद हार्मोन रिलीजिंग। नाम ही बता रहा है कि हार्मोन रिलीज करते हैं। असल में इनके अंदर जो है प्रोजेस्टेरॉन, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉयडल हार्मोन, वो होता है और वो धीरे धीरे रिलीज होता है और वही यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी को रोकता है। इसके एग्जाम्पल है LNG-20, लेविनोर्गेस्ट्रेल 20, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा प्रोजेस्टासल्ट, दो नाम से बना है, प्रोजेस्टेरॉन का इंसल्ट, प्रोजेस्टासल्ट। अब ये क्या काम करते हैं, ये रिलीज करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन्स, और ये हार्मोन एन ओवुलेशन कॉज करते हैं, ओवुलेशन को नहीं होने देते। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीक्रेट होना चालू होता है, पर अगर प्रोस्टॉन पहले से ही ज्यादा हो जाए तो आप जानते हो प्रोस्टॉन वो एलएच को बढ़ने नहीं देगा। प्रोस्टॉन एंटी एलएच होता है, इसका मतलब प्रोस्टॉन अगर ज्यादा है तो एलएच के लेवल को डाउन कर देगा। जब तक प्रोस्टॉन ज्यादा रहेगा एलएच सर्ज हो ही नहीं पाएगी, ओवुलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो मेन फंक्शन इसका होता है कि प्रिवेंट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देता है, होने नहीं देता। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा। ये तो मेन काम है, मगर और भी चीजें करता है, जैसे कि इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो ल्यूटियल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से नहीं होने देगा। और चेंजेस इन एंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल म्यूकस, एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस करेगा, सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस करेगा। ये चेंजेस असल में स्पर्म को ऊपर तक नहीं आने देते। तो क्या क्या करेगा, ये ओवुलेशन नहीं होने देगा, जो ल्यूटियल एक्टिविटी है वो सही से होने नहीं देगा। कॉर्पस ल्यूटियम अगर फॉर्म हो भी जाता है तो एक्टिविटी नहीं होने देगा, जो कि फॉर्म होता नहीं। चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस करता है जो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें और बेटर समझ में आएंगे अभी हम जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे। तो यहाँ अभी आप मेन बात याद रख लीजिए कि हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूसीडीज होती हैं वो ओवुलेशन नहीं होने देती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ही नहीं कह रहा कि और चीजें नहीं करता, और चीजें करता है, पर मेन जो इसका एम्फेसिस होता है, मेन जो काम होता है वो एन ओवुलेशन होता है। दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को रोकता है। तो ये बात हो गई आईयूसीडीज की, इनर्ट्स, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, अब हम जो है फिफ्थ मेथड बात करते हैं, फिफ्थ मेथड की, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हमारा फिफ्थ मेथड भी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये जो पिल्स होती हैं जनरली ये पिल्स 21 दिन तक ली जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, स्टार्टिंग ऑन 5th डे, 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं, एंड एंडिंग ऑन 25th डे। इसका मतलब कब तक ली जाती है, 21 डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, दीज पिल्स आर टेकन फॉर 21 डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, starting from 5th day and ending on 25th day, starting from 5th day and ending on 25th day। 5वें दिन से स्टार्ट करके 25th डे पर ये जो है खत्म कर दी जाती है।
फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ, और फिर से 5वें दिन पर जब एंडोमेट्रियम ब्रेक ऑफ कर जाती है तब ये स्टार्ट की जाती है। मगर ये एडवाइजेबल है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए अगर नहीं आती या जल्दी आ जाती है, किसी भी केस में ये एडवाइजेबल है कि पिल्स के बीच में 7 दिन का गैप उससे ज्यादा ना रखा जाए। 7 दिन से ज्यादा गैप नहीं रखना होता। इसका मतलब 5वें दिन से 25th डे पर, 25th डे से 7 दिन गिन के फिर से पिल स्टार्ट कर देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। चाहे मेंस्ट्रुएशन अकर करती है, चाहे मेंस्ट्रुएशन नहीं अकर करती, दोनों केस में 7 दिन से ज्यादा का गैप नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ गैप ऑफ ओनली 7 days. It is advisable to keep a gap of only 7 days irrespective of onset or non-onset of menstruation. Irrespective of onset or non-onset of menstruation. ठीक है, menstrual cycle आती है नहीं आती उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, अब बात करें कि ये पिल्स करती क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी तरह की ये पिल्स होती है। ठीक है, पिल्स के फंक्शन की बात करें तो क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस देखिए, इन पिल्स में या तो ईस्ट्रोजन होता है या प्रोस्टोन, या तो केवल प्रोस्टोन होता है या ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोन दोनों होता है। तो इनमें जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन वो होता है एंटी LH। इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन जब तक रिलीज होगा LH को नहीं बढ़ने देगा। और जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन ये होता है एंटी FSH। मतलब ईस्ट्रोजन वो FSH के लेवल को क्या करेगा, डाउन करेगा। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है इसके अगर हम देखें तो ये एन ओवल्यूशन कॉज करते हैं। एन ओवल्यूशन, इसका मतलब ओवल्यूशन को नहीं होने देते। सबसे पहला, ओवल्यूशन सही से नहीं हो पाता। जब ओवल्यूशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, इसके बाद ये चेंजेस करते हैं, चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम विच inhibits implantation and ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। ऐसे चेंजेस करता है एंडोमेट्रियम में जिससे अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है मान लो, तो इम्प्लांट ना हो पाए जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है, और स्पर्म एसेंट को भी ये कम कर देते हैं। तो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम विच इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन एंड स्पर्म एसेंट, स्पर्म को आगे बढ़ने से भी ये रोकते हैं, वो सही से एसेंट नहीं कर पाता। इसके अलावा डिक्रीजेस ट्यूबल मोटेलिटी, मोटेलिटी ये फैलोपियन ट्यूब की मोटेलिटी को भी कम कर देते हैं। वो मोटाइल नहीं रह जाती तो फर्टिलाइज प्रोडक्ट वो आ नहीं पाता एंडोमेट्रियम में सही से, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने के लिए वो पीछे ही रह जाता है, और इस कारण से भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। मगर ये रीजन जो है वो तो है ही, पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। बार बार मैं कह रहा हूं, मेनली एन ओवल्यूशन कॉज करेगा। मगर ये सारे रीजन भी अगर ऑप्शन में आते हैं कि पिल्स क्या करती हैं, तो ये भी करती हैं, वो स्पर्म एसेंट को भी इंपेयर करती हैं, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं, और ट्यूबल मोटेलिटी, फैलोपियन ट्यूब की मोटेलिटी को भी कम करते हैं। ये भी होंगे। अगर ये 3 ऑप्शन के साथ चौथा ऑल ऑफ द अबव दिया हो फंक्शंस ऑफ पिल्स में, तो आपको ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर एक चुनना हो तो हमेशा एन ओवल्यूशन, मतलब इट इनहिबिट्स ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन को रोकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कितनी तरह की पिल्स होती हैं, कैसी पिल्स होती हैं। तो देखिए, पिल्स मेनली ना 2 तरह की होती हैं। एक होती है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स को आप कह सकते हो पीओपी। पीओपी का मतलब प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल।
इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, नाम ही बता रहा है, इसमें ईस्ट्रोजन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल कैमिला, एरिन एक्सेट्रा। देखिए कैमिला, एरिन, ये सब पिल्स हो सकती हैं जिनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, पर ये नाम कम कॉमन है, थोड़ा ही कम यूज होती है। और दूसरी होती है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स contains both progesterone प्लस ईस्ट्रोजन, ये दोनों कंबाइंड पिल्स में होता है। और कंबाइंड पिल्स जो है वो अगर बात करें तो फिर से दो तरह से डिवाइड की जा सकती हैं, मोनोफेजिक कंबाइंड पिल्स एंड मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स। देखिए मोनोफेजिक में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट 21 डेज। तो आप कह सकते हो कि अमाउंट या लेवल, अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज कांस्टेंट फॉर 21 डेज। इसका मतलब जो 21 दिन तक टैबलेट्स ली जाएंगी, हर टैबलेट एक जैसी होगी, उसमें सेम अमाउंट में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा। इसका मतलब एक कलर की टैबलेट से काम चल सकता है, लाल कलर की मान लीजिए, रोज कोई भी लाल कलर वाली खा सकते हैं क्योंकि सब सेम ही है। 21 दिन तक कुछ याद नहीं रखना है, याद बस इतना रखना है कि 5वें दिन से 21वें दिन तक हमें टैबलेट खानी है, रोज एक। अगर कभी एक टैबलेट भूल गए तो अगले दिन 2 टैबलेट खा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि 5 दिन तक भूल गए, 1 हफ्ते भूल गए और साथ में 7-8 टैबलेट खा ली, वो नहीं हो सकता। उससे हार्मोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1 आध दिन भूल जाने पे टैबलेट जो है 2 खाई जा सकती है एक बार में, मगर बहुत ज्यादा टैबलेट एक साथ नहीं खाई जा सकती। इसका एग्जाम्पल जो है वो सबसे कॉमन है, नाम भी सुना होगा आपने, माला डी, माला एल एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे माला तो नाम सुना है, डी और एल क्या है? माला डी बहुत कॉमन है, इंडिया में एड्स में आता रहता है माला डी, माला एल के बारे में। असल में इसमें जो डी है ना, ये बताता है डीजोगेस्ट्रेल, ये आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन है, और एल ये बताता है लेवेनॉर्गेस्ट्रेल, LNG-20 वाला अभी जो हमने पढ़ा। तो D इज फॉर डीजोगेस्ट्रेल एंड L इज फॉर लेवेनॉर्गेस्ट्रेल। ये दोनों ही आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन के फॉर्म है। यहाँ D और L डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी को इंडिकेट नहीं करते। डीजोगेस्ट्रेल और लेवेनॉर्गेस्ट्रेल ये आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन है, इसमें डीजोगेस्ट्रेल फॉर्म है, इसमें लेवेनॉर्गेस्ट्रेल फॉर्म है, इसीलिए माला डी, माला एल नाम रखा जाता है। अब अगर हम बात करें मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स की, तो क्या होता है कि इसमें अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज कांस्टेंट फॉर 21 डेज। ठीक है, ईस्ट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट है पूरे 21 दिन तक, मगर जो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन ये वेरिएबल है। ये क्या होता है? ये 0.05 मिलीग्राम जो है फर्स्ट 6 डेज में के लिए होता है। पहले 6 डेज की टैबलेट में ईस्ट्रोजन तो उतना ही रहेगा पूरे 21 दिन तक, प्रोजेस्टेरोन 0.05 मिलीग्राम होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 10 डेज के लिए ये हो जाती है 0.075 मिलीग्राम। ये दिस इज फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, और 0.125 मिलीग्राम फॉर लास्ट 5 डेज। तो आपने देखा, बहुत जरूरी नहीं कि आप ये अमाउंट को याद रखें, पर ये जरूर याद रखें कि मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स में ईस्ट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट होता है 21 डेज, मगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट पहले 6 दिन अलग, उसके बाद 10 दिन अलग,
और बाद में 5 दिन क्या होता है, अलग होता है। ये अलग अलग होता है, ये अमाउंट भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो होता है ये मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स होता है। इनके एग्जाम्पल अगर बात कीजिए तो ट्राइक्विलर, ऑर्थोनोवम एक्सेट्रा। ये देखिए कम कॉमन नाम है, कारण क्या है कि जो मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स हैं वो 3 रंग की बनानी पड़ेंगी। देखिए पहले 5 दिन के अलग है, उनमें ईस्ट्रोजन सेम है, प्रोजेस्टेरोन अलग है, बाद के 10 दिन अलग, आखिरी के 5 दिन अलग। इसे जरूरत हो तो ये लाल हो, ये नीली हो और ये पीली हो, इस तरह से अलग अलग कलर होंगे। इसका मतलब एक फीमेल को 3 तरह की टैबलेट लेनी होगी, लाल, पीली और हरी। आप जानते हो जो भारत है उसकी जनसंख्या कितनी ज्यादा है और यहाँ पर एजुकेशन भी कितनी कम है, साक्षरता दर कम है। तो ऐसे में जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें, या पढ़ी लिखी महिलाएं भी हों, तो याद रखने में डिफिकल्टी होती है कि कौन सी पहले खानी थी, लाल, पीली, हरी, कौन सी। या तो केवल 1 महीने का डोज रखें, उसे गिने कि कौन सी 6 है, कौन सी 5 है, कौन सी 10 है, और एक दिन बाद ये जो है कौन सी घट रही है। तो बड़ा कम्बरसम टास्क है इन चीजों को याद रखना कि कौन सी कलर की खानी है, कब खानी है, क्या है, भूल भी जाते हैं उसमें, फिर क्या करना है, हमने छठे दिन हम भूल गए तो इसके साथ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तमाम परेशानियां। दैट्स द रीजन ये उतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 अलग अलग कलर, उसको याद रखना, समझना और जो है ध्यान से फॉलो करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू मोनोफेजिक कंबाइंड पिल्स। दैट्स द रीजन कि माला डी माला है इट इज सो कॉमन एज कंपेयर टू ट्राइक्युलर ऑर्थोनोमा। और जरा आप सोचिए गांव की महिला ट्राइक्युलर जो है वो लेने गई, ट्राइक्विलर खुद ही बोलने में दिक्कत हो रही है, महिला क्या बोलेगी, टाइक्विल, टाइक्विल दे दीजिए। तो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इसका नाम भी उतना कॉमन नहीं रखा है, इसका नाम भी देखिए माला डी माला एल। माला नाम गांव में कॉमन होते हैं लड़कियों के, तो बोलना भी आसान है, माला डी माला एल। तो बात आप समझ गए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात की, मगर इसमें एक और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जिसके बारे में शुरुआत में आपको जरा सा बताया था कि CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया है, और वो है सहेली। सहेली, सहेली जो है इसमें ईस्ट्रोजन है, प्रोस्टोन नहीं है, इसके अंदर सेंट क्रोमेन है, सेंट क्रोमेन। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सहेली, और आप कह सकते हो दिस इज नॉन स्टीरॉयडल, नॉन स्टीरॉयडल, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल। ये स्टीरॉयड की नहीं बनी हुई, ये हार्मोन की नहीं बनी हुई है सहेली, और ये वंस अ वीक पिल है। इसको वीक में एक बार लिया जाता है, वंस अ वीक पिल आफ्टर एन initial intake of twice a week for 3 months। पहले 3 महीने 2 बार हफ्ते में, और उसके बाद हर हफ्ते में 1 ही बार। तो समझ गया कितनी कम लेनी पड़ेगी, महीने में केवल 4, और पहले 3 महीने में हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं, इसका मतलब 8, तो भी कम है, क्योंकि और पिल्स हमें कितनी बार लेनी पड़ रही थी, वो 21 दिन तक 21 टैबलेट्स, 21 पिल्स लेनी पड़ रही थी। यहाँ पे पहले 3 महीने में 8, उसके बाद हर महीने में केवल 4, हर हफ्ते में केवल 1। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम लेना पड़ रहा है, और नॉन स्टेरॉयडल है, हार्मोनल इफेक्ट नहीं है, तो हार्मोन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर ये शो नहीं करेगा। हाँ, ये इम्प्लांटेशन को नहीं ये ओवुलेशन को नहीं रोकता। It does not inhibit ovulation, ये ओवुलेशन को नहीं रोकता, जो कि और पिल्स कर रही थी, वो ओवुलेशन को रोक रही थी, मेन काम है। ये क्या करता है, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है। इट प्रिवेंट्स और इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को रोकने वाला है, ना कि ये जो है इसको ओवुलेशन को रोकता है। बात समझ गए, बहुत बड़ा अंतर है। ये इम्प्लांट नहीं होने देता जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट होता है। कैसे इम्प्लांट नहीं होने देता, एक्चुअली
इसका एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। ये एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है। ईस्ट्रोजन आप जानते हो कि एंडोमेट्रियम को ग्रोथ कराता है, उसकी रिपेयर कराता है। अगर ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो ग्रोथ और रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर एंड ग्रोथ, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा फर्टिलाइज प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए। देखिए प्रोस्टॉन मेंटेन रखता है, मगर पहले बनाना तो पड़ेगा, तब तो मेंटेन रखेंगे। जब एंडोमेट्रियम ग्रो ही नहीं कर पाएगी तो फर्टिलाइज प्रोडक्ट उसमें इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट दिस प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है। असल में ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को लगने नहीं देता एंडोमेट्रियम में, जिस वजह से एंडोमेट्रियम ग्रोथ नहीं कर पाती। तो ये बात हो गई सहेली की, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। अब हम बात करते हैं जो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, डेपो प्रोवेरा। देखिए ये हमेशा याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल तो मैं और बताऊंगा, वो जनरली पूछे नहीं जाते, पूछे नहीं गए हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि कुछ पूछा नहीं गया तो कभी आ नहीं सकता, किसी ऑप्शन के फॉर्म में आ सकता है, भले वो आंसर ना हो, इसलिए जानना जरूरी है। मगर हाँ उसकी लेस इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू दिस एग्जाम्पल डेपो प्रोवेरा। जब भी आपके सामने एग्जाम में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात आएगी तो डेपो प्रोवेरा की बात आएगी, ठीक है। क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली preparations आर यूज्ड। दो तरह की प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशन यूज होती है, इसका मतलब उसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता। क्या क्या होते हैं, एक होता है DMPA, डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक। ये 150 मिलीग्राम एवरी 3 मंथ्स और 300 मिलीग्राम एवरी 6 मंथ्स। ये डिपॉट मिटॉक्सीप्रोस्टॉन एसीटेट का जो इंजेक्शन है, अगर 150 मिलीग्राम का लिया जाए तो 3 महीने तक इफेक्टिव होगा, और अगर 300 मिलीग्राम का लिया जाए तो 6 महीने तक इफेक्टिव होगा, उसके बाद इंजेक्शन लेना होगा। अब कई सारे लोग इंजेक्शन से इतना डरते हैं कि उनको लगता है कि 1-2 साल के लिए लग जाए तो ही ठीक है। आप मुझे सोचकर बताइए, अगर हम जो है 900 मिलीग्राम का इंजेक्शन वो दे देंगे तो कितने महीने के लिए इफेक्टिव होगा? आसान सा कैलकुलेशन है, 300 इंटू 3 900 होता है, तो 6 इंटू 3 18 महीने। ऐसा ही हुआ ना? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक लेवल से ज्यादा हार्मोन इंजेक्ट नहीं कर सकते कि 900-1200 मिलीग्राम इंजेक्ट कर दिया, उससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए 300 मिलीग्राम तक का बना हुआ इंजेक्शन। ये नहीं 900-1200 कर दें आप, खूब सारा हार्मोन बहुत दिनों के लिए इफेक्टिव, जी नहीं, हार्मोन लेवल शूट कर जाएगा और इससे दिक्कतें आ जाएंगी फीमेल को। तो एक लेवल से ज्यादा आप इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा होता है NETEN, यह है नॉर एथिस्टिरोन इनेंथेट, ठीक है। ये 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया जाता है फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए। 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन 2 महीने के लिए इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो है कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं। कंबाइंड का मतलब उसमें ईस्ट्रोजन प्रोस्टॉन दोनों होता है। तो अगर हम बात करें कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो 2 तरह के होते हैं, 2 नाम है इसमें, साइक्लोफेम एंड मेजिग्मा। ये हर मंथ इसका इंजेक्शन लेना होता है,
1 महीने में एक बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा। दोनों में से किसका? ये कंबाइंड है। कंबाइंड का मतलब होता है इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन दोनों होते हैं। तो ये एवरी मंथ, these injections are to be taken every month and they contain both estrogen and progesterone. इनमें दोनों होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद हम बात कर लेते हैं इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल नॉर प्लांट। नॉर प्लांट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर प्लांट। तो पहले नॉर प्लांट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है नॉर प्लांट में? इसमें 6 स्मॉल सिलिकॉन रॉड्स होती हैं। ये हैं 6 स्मॉल सिलिकॉन रॉड्स, और इन सब रॉड्स के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन भरा हुआ होता है। ठीक है। इसमें सभी में हम कहते हैं ईच कंटेन्स 36 मिलीग्राम लिवनॉर गैस्ट्रेल। सभी रॉड में 36 मिलीग्राम लिवनॉर गैस्ट्रेल होता है, जो कि आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन है। और ये इम्प्लांट होता है सब डर्मली। दे आर इम्प्लांटेड सब डर्मली इन फैन शेप्ड मैनर। फैन शेप्ड मैनर जैसा मैंने बना रखा है डायग्राम में। तो इनको कहाँ इम्प्लांट करते हैं? दे आर इम्प्लांटेड सब डर्मली, स्किन के नीचे, इन फैन शेप्ड मैनर। हाथ की स्किन के नीचे इम्प्लांट कर सकते हैं, कोई निशान भी नहीं रह जाता। छोटे छोटे रॉड्स होते हैं ये 6 रॉड्स, और फैन शेप मैनर में एक जगह इकट्ठा करके अगर हम इम्प्लांट कर देंगे तो हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं होगा, इसलिए फैन शेप मैनर में इसे इम्प्लांट करते हैं। और ये लंबे समय तक हार्मोन रिलीज करता है, लगभग 5 साल तक। तो नॉर प्लांट की अगर हम बात करें तो इट इज इफेक्टिव अप टू 5 years। न इंजेक्शन लगाना है, न टैबलेट खानी है, न याद रखना है कौन सी टैबलेट खानी है, कब खानी है, भूलने की भी दिक्कत नहीं। अगर एक बार इम्प्लांट कर दिया तो 5 साल का गैप मिल जाएगा। इसका मतलब एक चाइल्ड के बाद अगर ये तुरंत इम्प्लांट करा दिया जाए तो 5 साल के बाद ये इनफेक्टिव होगा। उसके बाद जो है फीमेल चाइल्ड बेरिंग फेज में दोबारा आ जाएगी। दैट मीन्स कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 5 साल का अंतर क्रिएट कर देगा ये। और इसमें याद भी नहीं रखना टैबलेट खाने के लिए, तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। इम्प्लांट की अगर हम बात करें तो एक और इम्प्लांट होता है, वो होता है इम्प्लानोन। इम्प्लानोन ये सिंगल जो है रॉड है, ये सिंगल रॉड है, और सिंगल रॉड को इम्प्लांट कर देते हैं। और ये कंटेन करती है 3 कीटो डीजोगेस्ट्रेल। ये भी आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन है। सिंगल रॉड इम्प्लांट हो गई स्किन के नीचे सबडर्मली, 3 कीटो डीजोगेस्ट्रेल आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन को ये रिलीज करेगी। एंड इट इज इफेक्टिव फॉर 3 years। अगर 3 साल का गैप चाहिए तो ये वाली रॉड को इम्प्लांट कर सकते हैं, ये 3 साल के गैप को क्रिएट कर देगी। ठीक है। इसके बाद जो है आखिरी पढ़ते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, आज के लिए आखिरी। उसके बाद आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये लिख लिया होगा आपने। बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज द नेम इंडिकेट्स, ये केवल इमरजेंसी के टाइम पे ली जाती है। ये नहीं कि कभी भी इसे नॉर्मल बर्थ कंट्रोल मेथड के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। ये केवल तब ली जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, दैट मीन्स इन केस ऑफ मिस्ड पिल्स, इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और इन केस ऑफ सेक्स अब्यूज। इन समय पे ही ली जाती है। और रात में अगर भूल गए तो सुबह इसे मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद इसे लिया जा सकता है।
तो दे आर ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ये सुबह जागने के बाद दिया जा सकता है, अगर पिल भूल गया और तब याद आए तो हमने क्या बताया वो लिख लीजिए। दे आर टेकन इन इमरजेंसी, दैट इज they are taken in emergency, that is in case of missed pills, unprotected sex abuse, in case of missed pills, unprotected sex abuse, or in other cases which have high risk of pregnancy, or in other cases which have high risk of pregnancy। देखिए, 2 ओवरऑल टैबलेट सुबह जैसे याद है तब ले लें। 2 ओवरऑल टैबलेट्स टू स्टार्ट विद and 2 after 12 hours gives conception, gives protection against pregnancy, gives protection from conception। 2 ओवरऑल टैबलेट सुबह जैसे याद है ले ली जाए, और 2 12 घंटे के बाद अगर दे तो कंप्लीट रिलीफ मिलता है प्रेगनेंसी से। तो 4 टैबलेट हो गई। मगर आजकल जो है ना सिंगल पिल ट्रीटमेंट होता है, एक पिल से काम होता है, सिंगल पिल्स यूज होती हैं। एग्जाम्पल आई पिल अंडर द नेम आई पिल 72 आवर्स वगैरह। ये जो सिंगल पिल्स है ना, ये सिंगल पिल्स एंटी प्रोजेस्टेरोन होती हैं, और जो एंटी प्रोजेस्टेरोन सब्सटेंस इनमें होता है उसे कहते हैं मिफप्रिस्टोन। दिस इज द एंटी प्रोजेस्टेरोन सब्सटेंस। तो सिंगल पिल लेते हैं जो एंटी प्रोजेस्टेरोन है। एंटी प्रोजेस्टेरोन का क्या मतलब है कि ये प्रोजेस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। अगर इस टैबलेट को लेंगे तो एंडोमेट्रियम वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ये पिल्स इस आधार पे काम करती हैं कि मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मान लेते हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो अब क्या चीज बची, 3 ही तो प्रोसेस है, या तो ओव्यूलेशन को रोकिए, या फर्टिलाइजेशन को रोकिए, या इम्प्लांटेशन को रोकिए। हम ये मान के चलते हैं कि ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट मे हैव अकर्ड, वी कुड नेवर नो कि हो चुका है कि नहीं हो चुका। ये मान के चलेंगे, इसीलिए अब एक ही चीज को रोक सकते हैं, वह इम्प्लांटेशन, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो 7वें दिन होगा। तो ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम ले सकते हैं, है ना, 3 दिन के अंदर हम इसे ले सकते हैं, और ये इम्प्लांटेशन को रोक देगा, क्योंकि ये किसको तोड़ देगा, जो एंडोमेट्रियम है उसे मेंटेन नहीं रहने देगा। तो यहाँ लिख भी सकते हो एंटी प्रोजेस्टेरोन, दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, so endometrium is not able to maintain itself, so endometrium is not able to maintain itself, so they implantation, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो है इंसर्शन ऑफ IUCDs within 72 hours is also effective. Insertion of IUCDs within 72 hours, 3 दिन के अंदर IUCDs का इंसर्शन करा दें तो that can also act as emergency contraceptive method. ये भी emergency contraceptive method की तरह काम करता है। ठीक है, तो डियर आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।